हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से 12 तक के व्याकरण के लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध में अध्याय नंबर 4 शब्द विचार ख, जो रीट मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम शब्दों के बारे में देखेंगे कि शब्द के दो भेद, एक विकारी और एक अविकारी हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिसके अंतर्गत लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। पिछले वीडियो तक हमने शब्द विचार भाग क देखा था, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों को जाना था और ए और बी की पारिभाषिक शब्दावली पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम सी और डी की पारिभाषिक शब्दावली को देखेंगे। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, जबकि अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में देखते हैं, जो आप लोग 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है? जो नाम होता है उसी को संज्ञा कहा गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा शब्द कहलाते हैं। मुख्यतया संज्ञा को हम 3 रूप में जानते हैं। मुख्यतया देखें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक देखें तो कोई भी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का नाम हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा विशिष्टता का बोध कराती है। अर्थात जब हम किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम बोलेंगे, एक स्थान का विशेष का नाम बोलेंगे, एक वस्तु विशेष का नाम बोलेंगे, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे राम है, श्याम है, सीता है, नागौर है, राजस्थान है, हिमालय पर्वत है, रामायण है। तो ये हमने बुक का नाम बोला, पर्वत का नाम बोला, स्थान का नाम बोला, व्यक्ति का नाम बोला, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से भी अब हम पढ़ लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, देश, शहर, नदी, पर्वत, त्योहार, पुस्तक, दिशा, समाचार पत्र, दिन, महीने आदि के जितने भी नाम होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा शब्द होते हैं जिसमें संज्ञा शब्द से हमें किसी जाति अर्थात पूरे वर्ग का बोध हो। कोई भी प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बोला पशु, जैसे हमने बोला गाय, जैसे हमने बोला शहर, जैसे हमने बोला गांव, जैसे हमने बोला राज्य, जैसे हमने बोला पर्वत, नदी। तो ये सब क्या जातिवाचक संज्ञा, इनके द्वारा हमें किसी विशेष का बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है समूह या समुदायवाचक संज्ञा और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है एक झुंड का बोध जहाँ पर हो, जैसे हम कहें जत्था, जैसे हम कहें झुंड, जैसे हम कहें समूह है, कक्षा। तो इनमें हमें एक समूह का बोध हो रहा है, वहाँ पर होगी जातिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर किसी द्रव्य का, द्रव्य मतलब जैसे ऊन है, लकड़ी है, जैसे हम कहें सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं, जैसे हम कहें जल, दूध, तेल, ये सब हैं। तो यहाँ पर कोयला, लकड़ी, रेत, ऊन, तो ये सब किस में आएंगी? ये आएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके पश्चात भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, क्रिया आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना हम मुख्यतया 5 प्रकार के शब्दों से कर सकते हैं।
भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतया कितने प्रकार के शब्दों से हो सकती है? 5 प्रकार के शब्दों से, जिनमें जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से हो सकती है। जातिवाचक संज्ञा से देखें हम, जैसे शिशु। शिशु जातिवाचक संज्ञा है। शिशु तो कोई भी शिशु हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो शिशु से होगा शैशवता या शैशव या शिशुता। विद्वान से होगा विद्वता। मित्र से मित्रता। पशु से पशुता। पुरुष से पुरुषत्व। सती से सतीत्व। लड़का से लड़कपन। गुरु से गौरव। बच्चा से बचपन। सज्जन से सज्जनता। आदमी से आदमियत। इंसान से इंसानियत। दानव से दानवता। बूढ़ा से बुढ़ापा। बंधु से बंधुत्व। व्यक्ति से व्यक्तित्व। ईश्वर से ऐश्वर्य। चोर से चोरी। ठग से ठगी। सर्वनाम शब्द भी हैं जिनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मम से बनेगा ममता। स्व से बनेगा स्वत्व। आप से बनेगा आपा। सर्व से बनेगा सर्वस्व। निज से बनेगा निजत्व। अपना से बनेगा अपनापन। फिर कुछ विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बने हुए हैं। जैसे कठोर। विशेषण तो जानते हैं ना, संज्ञा है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे कठोर से बनेगा कठोरता। विधवा से बनेगा वैधव्य। चालाक से चालाकी। शिष्ट से शिष्टता। ऊंचा से ऊंचाई। नम्र से नम्रता। बुरा से बुराई। मोटा से मोटापा। स्वस्थ से स्वास्थ्य। मीठा से मिठास। सरल से सरलता। शूर से शूरता या शौर्य। चतुर से चतुराई। सहायक से सहायता। आलसी से आलस्य। गर्मी से गर्म से गर्मी। निपुण से निपुणता। बहुत से बहुतायत। मूर्ख से मूर्खता। वीर से वीरता। न्यून से न्यूनता। आवश्यक से आवश्यकता। हरा से हरियाली। पतित से पतन। छोटा से छुटपन। दुष्ट से दुष्टता। काला से कालिमा या कालापन। निर्बल से निर्बलता। क्रिया से बनी हुई कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द देखें। सुनना से सुनवाई। गिरना से गिरावट। चलना से चाल। कमाना से कमाई। बैठना से बैठक। पहचानना से पहचान। खेलना से खेल। जीना से जीवन। चमकना से चमक। सजाना से सजावट। लिखना से लिखावट। पढ़ना से पढ़ाई। जमना से जमाव। पूजना से पूजा। हंसना से हंसी। गूंजना से गूंज। जलना से जलन। भूलना से भूल। गाना से गान। उड़ना से उड़ान। हारना से हार। थकना से थकावट या थकान। पीना से पान और बिकना से बिक्री। इसके पश्चात कुछ अव्यय शब्द हैं जिनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे दूर। दूर से बनेगी दूरी। ऊपर से ऊपरी। धिक से धिक्कार। शीघ्र से शीघ्रता। मना से मनाही। निकट से निकटता। नीचे से नीचाई। समीप से सामीप्य। इसके पश्चात ये सर्वनाम शब्द हैं। अव्यय शब्द से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। तो संज्ञा आपको पता चली होगी। संज्ञा के मुख्यतया 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद और माने जाते हैं, जिनमें समूहवाचक या जिसी को हम समुदायवाचक भी कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष का बोध होता है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी स्थान विशेष का नाम जहाँ पर हो वहाँ होती है व्यक्तिवाचक। तथा जहाँ पर एक संपूर्ण जाति का, एक वर्ग का बोध हो वहाँ पर होता है जातिवाचक। और भाव जहाँ पर प्रकट हो वहाँ पर होगी भाववाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम किस लिए और क्यों प्रयोग होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा देखें। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद देखें। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक के फिर तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला या फिर जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। जो कहने वाला है वो कौन होगा? वो होगा उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके विषय में कह रहे हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, अब मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे लिए मैं का प्रयोग करूँगी। अगर हम बहुवचन में होंगे तो हम का प्रयोग करेंगे, हम सब, हम लोग। तो ये क्या होगा? उत्तम पुरुष। जब मैं एक वचन के लिए और हम या हम सब, हम लोग, हमारा, हमें, हमसे, तो ये सब किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष होगा जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, अर्थात जिसके जो हमारे सामने जिसे हम बात कर रहे हैं तो वो होगा मध्यम पुरुष। जिससे बात की जा रही है, जिससे संबोधित करते हम कुछ कह रहे हैं तो उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, तो ये होगा मध्यम पुरुष। तो इसमें तुम, तुम्हारा, तू, तुमसे, तुम्हारे, तो ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगी। उसके पश्चात अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाए या जिसके लिए कुछ कहा जाए या जिसके लिए कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। अगर पास में है तो ये, यह कह देंगे और अगर दूर है तो वे लोग ये कह देंगे। और किसी को सम्मान देने के लिए अगर दूर है तो भी हम आप का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष में भी आप का प्रयोग मुख्यतया 3 जगह किया जाता है। मध्यम पुरुष में तो करते हैं अगर हमारे सामने वाला हमसे बड़ा है तो हम उसको आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे, भाई आप आ जाइए, आप बैठिए। अन्य पुरुष में भी आपका प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के अच्छे नेता थे, आपका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो ये आप हमने किसी तीसरे के लिए, अन्य पुरुष के लिए भी काम में लिया और एक जगह और काम में आता है जो होता है निजवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगी तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होगा। तो आप सर्वनाम का प्रयोग 3 जगह होता है, एक मध्यम पुरुष में, एक अन्य पुरुष में और एक होता है निजवाचक सर्वनाम में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 नंबर का देखें। जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है, यानी जिसे हमें निश्चितता का बोध हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके भी मुख्यतया 2 भेद हैं। हमारी निकट की वस्तु हो तो हम यह और ये का प्रयोग करेंगे और दूर की वस्तु हो तो हम वह और वे का प्रयोग करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके बारे में हमें निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अगर कोई प्राणीवाचक है, कोई सजीव है तो हम कोई का प्रयोग करेंगे और अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए कुछ का प्रयोग करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाया जाता है तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो, जिसे, जिसका, जिसको, उसका, उसकी, तो ये सब किस में आएगी? संबंधवाचक सर्वनाम में।
जैसे जो बोएगा वही काटेगा, जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, जो मेहनत करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा। तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है आपको पता चल जाएगा क्या, किससे, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो ये सब जितने ककार हैं वो सारे ककार प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर अपनी निजवाचक सर्वनाम है। आप अपने घर कब जा रहे हैं, अपने घर यहाँ पर अपने आप के लिए आया है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये सब होगा निजवाचक सर्वनाम में। इन वाक्यों में अपनी, अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। इसके पश्चात आगे आता है क्रिया। क्रिया बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। क्रिया क्या होता है, किसी कार्य को करना या होना, जिन शब्दों के माध्यम से हमें पता चले उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है और संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु में जब ना जोड़ देते हैं तो वो हिंदी में क्रिया बन जाती है। क्रिया की परिभाषा देखें, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद देखेंगे, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। तो कर्म के आधार पर तो सकर्मक, अकर्मक सबने सुन रखा है, और काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यत्कालिक भी सुन रखा है। संरचना के आधार पर ध्यान रखना, क्रियाएं एक संयुक्त क्रिया, एक नाम धातु क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया और एक कृदंत क्रिया। फिर कर्म के आधार पर, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप ध्यान रखना, ये कर्म के सकर्मक क्रिया के आधार पर है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम देखते हैं क्रिया के भेदों को। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर यानी जिस क्रिया में कर्म होगा, जिस क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ेगा वो सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर कर्म नहीं होगा वह पर अकर्मक क्रिया। ये बहुत साधारण सी है। तो देखें, कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, किसे प्रभावित कर रहा है, उस आधार पर ही कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी स यानी सहित, यानी कर्म के सहित, तो वहाँ पर सकर्मक। और एक कर्म आए तो एक कर्मक, और दो कर्म आए तो द्विकर्मक। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखें, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो बच्चा क्या बना रहा है, कर्म आए हैं यहाँ पर चित्र। आप ऐसे पहचान का भी एक तरीका है, क्या लगाकर आप प्रश्न करेंगे, कर्ता के साथ में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, तब वहाँ पर अगर उत्तर आ रहा हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। जैसे गीता सितार बजा रही है, गीता क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप क्रिया पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं। तो यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर आएगा चित्र बना रहा है। गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर आएगा सितार बजा रही है। अभी मैं ये कह दूँ, मान लो आप सो जाओ, तो मैं कह दूँ कि जैसे रमेश सो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे तो उत्तर नहीं आएगा। रमेश क्या सो रहा है, सोना, उठना, जगना, जो जो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे एक गतिशील क्रियाएं हैं, ये कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा अकर्मक में आती है, जैसे सोना, जगना, उठना, हंसना, रोना, खेलना नहीं, दौड़ना, चलना, टहलना, घूमना, ये सब क्रियाएं अकर्मक में आएंगी। तो सकर्मक क्रिया के अब दो भेद हैं, वो कौन कौन से हैं देखें। एक होती है एक कर्मक, एक होती है द्विकर्मक।
एक कर्मक क्रिया वहाँ होती है जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे माँ पढ़ रही है, तो माँ के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा है और वह क्या कर्म किया जा रहा है? पढ़ने का कर्म किया जा रहा है, तो क्रिया होगी एक कर्मक। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया आती है। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, यहाँ पर दो कर्म है, एक प्राणीवाचक कर्म होगा और एक अप्राणीवाचक कर्म होगा। एक तो कंप्यूटर और एक छात्र, ये दो कर्म एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर क्रिया होगी द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया अगली देखें। जिस वाक्य में यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं किसे सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, तो दोनों के उत्तर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है और कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, तो वहाँ पर क्रिया अकर्मक होगी। जैसे आशा सोती है, रमेश दौड़ता है, लता हंसती है, हिमांशु रोता है, तो यहाँ पर सब जगह क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखें कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, तो इस आधार पर जब हम देखते हैं तो वो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होंगे। और क्रिया के भेद कितने होंगे? संरचना के आधार पर 5 होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर दो या संयुक्त यानी जोड़, अर्थात 1 2 3 4 ये संयुक्त हैं। तो संयुक्त मतलब जहाँ पर 3 4 2 3 एक से अधिक मान लो, तो संयुक्त क्रिया वहाँ होगी जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, तो आना एक क्रिया, करो दूसरी क्रिया, तो यहाँ पर कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया होगी। जैसे हम कहें कि मोहन खाना खा चुका होगा, तो खाना एक क्रिया, चूकना दूसरी क्रिया और होना तीसरी क्रिया, तो यहाँ पर होगी संयुक्त क्रिया। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पर दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, वहाँ क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। अगली है नाम धातु क्रिया। तो अभी हम पढ़कर आए हैं नाम किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को। नाम, संज्ञा को हम नाम कहते हैं। अब नाम से यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जब इनका प्रयोग क्रिया में हो जाता है तो उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ शब्द है, तो हाथ क्या एक संज्ञा शब्द है और उसी से हम बना सकते हैं हथियाना। जैसे लात शब्द है, लतियाना। जैसे बात शब्द है, बतियाना। अपना सर्वनाम है तो अपनाना। तो ये सब इनसे जब क्रिया बन जाती है तो उसको हम नाम धातु क्रिया के अंतर्गत जानते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त हों तो उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर हम क्रिया का निर्माण कर देते हैं तो उसको हम नाम धातु क्रिया के नाम से जानने लगते हैं। जैसे हम कहें नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, तो यहाँ पर हथियाना क्रिया बन गई, तो ये हाथ से बनी है, अतः यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो गई। जैसे हम कहें विनीता सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है, तो अपनाना नाम धातु क्रिया हो गई। जैसे हम कहें कि पिताजी रोहन को लतिया रहे हैं, यानी लातों से पिटाई कर रहे हैं, तो लतियाना क्या क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई। जैसे फिल्म से बन जाएगा फिल्माया, फिल्माना, तो वो हो जाएगी नाम धातु क्रिया। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? याद रखना, इसमें कर्ता होता है वो आलसी होता है। कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या दूसरे से कार्य करवाए तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, यहाँ पर वाया शब्द
आपको जरूर मिलेगा। तो सरपंच ने गांव में खुद तालाब नहीं बनाया बल्कि गांव में तालाब बनवाया, यानी किसी और से बनवाया। जैसे हम कहें माली ने नौकर से दूब कटवाई, जैसे हम कहें महेश ने नाई से बाल कटवाए। तो यहाँ पर ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हो चुकी हो और दूसरी क्रिया उसके बाद में संपन्न हो, तो उसको हम जो पहले वाली क्रिया जो पहले संपन्न हो चुकी उसको हम पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत जानते हैं। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप भी दिया जा सकता है। जैसे कर लगाते, मूल धातु में कर लगा, जैसे मैं कहूँ कि मोहन खाना खाते ही खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। खाते ही में तात्कालिक क्रिया होगी। मोहन खाना खाकर पढ़ने बैठ गया, तो खाना खाकर कर लगा दिया तो वहां पर होगी पूर्वकालिक क्रिया। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, तो यहाँ पर खेलकर होगी पूर्वकालिक क्रिया। वह पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर होगी पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होंगी? जहाँ पर वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती है और उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हो जाती है और उसके पश्चात दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसके बाद में इन वाक्यों में खेल मूल धातु है और उनमें कर लगा दिया, पढ़ मूल धातु उसमें कर लगा दिया, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का ही एक रूप है तात्कालिक क्रिया। इसमें तो क्या होता है, पूर्वकालिक में तो कर लगाया जाता है और तात्कालिक में ही लगाया जाता है। जैसे हम कहें कि मोहन खाना खाते ही पढ़ने बैठ गया, तो वहाँ पर खाते ही यानी तत्काल बैठ गया, तो खाते ही में पूर्वकालिक नहीं होगी, तात्कालिक होगी। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो आते ही में कौन सी क्रिया होगी? तात्कालिक क्रिया होगी। जैसे रोहन नहाते ही विद्यालय चला गया, तो नहाते ही में क्या होगी? तात्कालिक क्रिया होगी। कृदंत क्रिया देखें। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इन कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। यानी जब क्रिया में ही कोई प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे चल से चलना, चलता, चलकर, लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, तो क्रिया में ही जब प्रत्यय लगाकर क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ पर कृदंत क्रिया होती है। अब काल के आधार पर, जो नॉर्मल सी आपको बहुत अच्छे से आती है, काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं: भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। जो भूतकाल में हो चुका वो भूतकालिक क्रिया, जो वर्तमान में हो रहा है वो वर्तमानकालिक क्रिया, और जो भविष्य में होगा वो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पढ़ चुका है या रमेश ने पढ़ लिया। वर्तमानकालिक रमेश पढ़ रहा है और भविष्यकालिक रमेश पढ़ेगा, तो ये भविष्यकालिक क्रिया होगी। अब हम देखते हैं विशेषण को। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो देखें, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रमेश अच्छा बालक है, तो रमेश की मैं अच्छाई की विशेषता बता रही हूँ, तो यहाँ पर रमेश तो क्या होगा? विशेष्य होगा, और अच्छा क्या होगा? यहाँ पर विशेषण होगा। अच्छा बालक, तो अच्छा तो होगा विशेषण और बालक होगा विशेष्य। जैसे मैं कहूँ कि नीला आकाश, तो नीला तो होगा इसमें विशेषण और आकाश होगा इसमें विशेष्य। तो देखिए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, तो यहाँ पर नीला, छोटी, भला, बुरा, अच्छा, ठिगना, ये सब क्या होंगे? विशेषण होंगे। और आकाश, पुस्तक, व्यक्ति, रमेश, दिनेश, ये सब क्या होंगे? विशेष्य होंगे। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पर विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं और ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि आप इससे रिट लगा सकते हो अगर कोई क्वेश्चन गलत माना जाए। तो विशेषण के कितने प्रकार है ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं।
कौन कौन से प्रकार है देखे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। दोबारा सुन ले, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें गुण में देखें, जैसे हम कहें अच्छा बालक, तो अच्छा क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। दोष में देखें, हम कहें कि बेईमान लड़का, बेईमान गुणवाचक विशेषण। रूप में देखें काला कुत्ता, तो काला गुणवाचक विशेषण में आएगा। रंग में देखें रूप में देखें, रंग रूप में देखें काला गोरा ये सब। आकार में देखें लंबा छोटा ठिगना। स्वभाव में देखें अच्छा बुरा। दशा में देखें बूढ़ा जवान। तो ये सब क्या होंगे, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। पुराना कमीज में पुराना क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, और कमीज क्या हो गया, विशेष्य हो गया। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में हम देखते हैं ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या फिर अनिश्चित संख्या को बताते हैं उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी निश्चित और अनिश्चित में देखें, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद माने गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में यानी जहाँ पर 2, 4, 8, 15, 20 लिखा हुआ हो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे हम कहें कि 50 बालक विद्यालय में उपस्थित थे, तो यहाँ पर 50 निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, तो निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या होता है, संख्यावाचक में हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जबकि परिमाणवाचक में मात्रा, नाप, तोल का आधार लिया जाता है। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं। फिर निश्चित संख्यावाचक में जैसे हम देखें एक, दूसरा, तिगुना, चौगुना आदि, तो निश्चित संख्यावाचक में भी जैसे 1, 2, 3, 4 लिखे हो तो उसको हम कहते हैं गणनावाचक। उसको क्या कहा जाता है, गणनावाचक कहा जाता है। लेकिन जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां ऐसे लिखा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं कर्मवाचक। उसको क्या कहते हैं, क्रमवाचक कहते हैं। आवृत्तिवाचक होता है अगर लिखा हुआ हो दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो वहां पर क्या होता है, वो होता है आवृत्तिवाचक। इसी के साथ में अगर दोनों, तीनों, चारों लिखा हुआ हो तो वहां पर होता है समुदायवाचक। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 लिखा हो गणनावाचक, पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक, दुगुना, तिगुना, चौगुना आवृत्तिवाचक, और दोनों, तीनों लिखा हुआ हो वहाँ पर होता है समुदायवाचक। अनिश्चयवाचक वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं हो, जैसे आज तो कई लड़के विद्यालय में अनुपस्थित रहे, तो यहाँ पर कई है, कुछ है, बहुत है, सब है, बहुत है, थोड़े हैं, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। फिर है परिमाणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी वही दो भेद है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, ये सब क्या होंगे, निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, ये सब क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। संकेतवाचक विशेषण वो होते हैं ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हों। आप तो ध्यान रखना, अगर संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम दिखाई दे तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण ही होता है। तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हों, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हों, उनको हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इस, ये शब्द, ये सर्वनाम है हालांकि इस, लेकिन ये गेंद के लिए प्रयुक्त हुआ है, गेंद की जगह प्रयुक्त नहीं हुआ। अगर गेंद की जगह प्रयुक्त होता तो सर्वनाम होता, लेकिन गेंद के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है।
उस पुस्तक को पढ़ो। तो यहाँ पर पुस्तक के लिए उस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है विशेषता बताने के लिए, अतः यहाँ पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। कोई सज्जन आए हैं, इन वाक्यों में इस उस कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। और लास्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे बनारस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, अभी बताया था आपको। स्थान का नाम हो तो वो स्थान का नाम जहाँ पर होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगे वहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी साफा। तो ये सब क्या होंगे, ये होंगे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे मैं कहूँ कि मोहन बहुत अधिक चालाक बालक है, तो चालाक तो क्या हो गया विशेषण, और बहुत क्या हो गया प्रविशेषण। जैसे देखिए ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। वह बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी तो क्या हो गया विशेषण, और बहुत क्या हो गया प्रविशेषण। शीला अति विनम्र लड़की है, तो विनम्र तो क्या हो गया विशेषण, और अति क्या हो गया प्रविशेषण। विशेषण की रचना कई शब्दों से होती है। वो देखें, कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनाए जाते हैं। उनको हम विशेषण संज्ञा में विशेषण संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए से प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो वो देखें क्या कौन कौन से शब्दों में से रंग है। रंग एक संज्ञा शब्द है, इसमें ईन प्रत्यय जोड़ दिया तो रंगीन बन गया। राष्ट्र में ईय प्रत्यय जोड़ दिया राष्ट्रीय बन गया। स्वर्ण में इम प्रत्यय जोड़ दिया स्वर्णिम बन गया। बनारस में ई प्रत्यय जोड़ दिया बनारसी बन गया। जयपुर में इया प्रत्यय जोड़ दिया जयपुरिया बन गया। सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं। मैं सर्वनाम है एरा प्रत्यय जोड़ दिया मेरा बन गया। तुम सर्वनाम है हारा प्रत्यय जोड़ दिया तुम्हारा बन गया। क्रिया से भी विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे वंदन शब्द है, वंदन एक क्रिया है वंदन करना, तो वंदन प्लस ये वंदनीय। लूट्स में एरा प्रत्यय जोड़ा लुटेरा। झगड़ में आलू प्रत्यय जोड़ा झगड़ालू। देखो ये लुटेरा शब्द ये कई बार आता भी है। लूट में ओ की मात्रा बड़ी होती है और लुटेरा में ओ की मात्रा छोटी होती है। अव्यय से विशेषण, तो अव्यय से विशेषण बनाए से बाहर में ई जोड़ा तो बाहरी बन गया, पीछे में ला जोड़ा तो पिछला बन गया। अब कुछ अविकारी शब्द हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम सी और डी की पारिभाषिक शब्दावली देख लेते हैं। कल हमने ब्रीफ तक पढ़ा था, ब्रीफ यानी संक्षेप तक पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं सी की पारिभाषिक शब्दावली। सी में देखें कैबिनेट, कैबिनेट नाम कई बार सुना है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। कैडर, कैडर यानी संवर्ग। कैंप, कैंप यानी शिविर, कि कहीं भी कोई कैंप लगा हम कहते हैं शिविर। कैंसिल यानी निरस्त। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार, कैंडिडेट, कैंडिडेट यानी क्या होता है उम्मीदवार। कैपिटल यानी होती है पूंजी। कैश यानी केस, उस पर ये केस लगा है, ये वाला केस ये लिखा जाएगा ना केस, ये वाला केस हो CASE, तो वहाँ पर होगा प्रकरण या मामला या विषय। और एक होता है कैश, तेरे पास कितना कैश है, तो कैश यानी होता है नकद। कैश कैश यानी होता है प्रकरण और कैश यानी होता है नगद। अगला है कैजुअल लीव, कैजुअल लीव यानी होता है आकस्मिक अवकाश, उसने कैजुअल लीव लिया है। कैजुअल लीव यानी क्या होता है आकस्मिक अवकाश। इसके पश्चात है कॉशन, कॉशन यानी होता है सावधानी या चेतावनी। इसके पश्चात होती है सेंसस, सेंसस यानी होती है जनगणना, सेंसस यानी क्या होती है जनगणना। अगला है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन यानी होता है सहयोग, कोलैबोरेशन यानी होता है सहयोग। अगला है कॉलम, कॉलम यानी होता है स्तंभ, कॉलम यानी स्तंभ। कमीशन यानी होता है आयोग। कमिटी यानी होता है समिति, कमिटी यानी होता है समिति। इसके पश्चात है कंपेस्टोरी,
कंपेस्टोरी यानी होता है क्षतिपूरक। कंपेस्टोरी यानी क्या होता है? क्षतिपूरक। अगला है कंप्लायंस। कंप्लायंस यानी होता है अनुपालना। कंप्लायंस यानी होता है अनुपालना। अगला है कंडीशन। कंडीशन यानी होता है स्थिति। कंडक्ट। कंडक्ट यानी होता है आचरण। कन्फर्म। कन्फर्म यानी होता है पुष्टि या अनुरूप। अगला है कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज यानी होता है आकस्मिक व्यय। कॉन्टीजेंसीज यानी आकस्मिक व्यय। अगला है कन्वीन। कन्वीन यानी होता है संयोजन। कन्वीन यानी होता है संयोजन। अगला है कन्वे। कन्वे यानी होता है सूचित करना। कन्वे यानी सूचित करना। अगला है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी होता है तदनुरूप। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी होता है तदनुरूप। अगला है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम यानी होता है शुद्धि पत्र। कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम यानी होता है शुद्धि पत्र। काउंसिल। काउंसिल यानी होता है परिषद। हम इसको कौंसिल बोल देते हैं। काउंसिल। काउंसिल यानी होता है परिषद। अगला है काउंटर फाइल। काउंटर फॉइल है ये, काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल यानी होता है दूसरी प्रति। काउंटर फॉइल यानी होता है दूसरी प्रति। अगला है काउंटर सिग्नेचर यानी प्रति हस्ताक्षर। अगला है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर यानी आवरण पत्र। जैसे हम कोई भी लेटर लिख के देते हैं तो उसके ऊपर एक लिफाफा लगाते हैं, उसको कहते हैं कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर यानी आवरण पत्र या मुखपत्र। क्रेडिट। क्रेडिट यानी होता है उधार या साख। उधार या साख। अगला है क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव यानी होता है संचित या उपचय। क्यूम्युलेटिव यानी संचित या उपचय। इसके पश्चात है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस यानी होता है दैनिक भत्ता। डेली अलाउंस यानी होता है दैनिक भत्ता। अगला है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस यानी डियर यानी होता है महंगाई, है ना, महंगा। डियरनेस अलाउंस यानी होता है महंगाई भत्ता। डीए कहते हैं ना, डीए बढ़ गया। इसको क्या कहते हैं? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस यानी अलाउंस यानी होता है महंगाई भत्ता। अगला है डिबार। डिबार यानी होता है वर्जन या रोकना। डिबार यानी क्या होता है? वर्जन या रोकना। डीड यानी होता है विलेख। डीड यानी विलेख। डेलीगेट। डेलीगेट यानी होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट यानी होता है प्रतिनिधि। डिमोट यानी होता है पदावनत। डिमोट यानी होता है पदावनत। डिपार्ट यानी होता है प्रस्थान। डिपार्ट यानी होता है प्रस्थान। डिजाइन यानी होता है अभिकल्प या रूपांकन। डिजाइन यानी होता है अभिकल्प या रूपांकन। डायग्राम यानी होता है आरेख या मानचित्र। डायग्राम यानी आरेख या मानचित्र। डिस्पैच। डिस्पैच यानी होता है प्रेषण। डिस्पैच कर दिया, प्रेषण, भेजना। डिस्पैच यानी प्रेषण। डिस्पैच यानी होता है प्रेषण। डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यानी होता है निर्देशिका। डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी होता है बट्टा। कहते हैं ना इतना डिस्काउंट मिला है, इतना प्रतिशत डिस्काउंट मिला है, बट्टा। डिस्काउंट यानी बट्टा। जबकि अलाउंस यानी होता है भत्ता, इतना भत्ता मिला है। डिसमिस यानी होता है बर्खास्त करना। डिस्पोजल यानी होता है निष्पादन। डिवीजन यानी होता है विभाजन। ड्राइंग यानी होता है रेखा चित्र या चित्रांकन। डुप्लीकेट यानी होता है अनुलिपि। डुप्लीकेट यानी अनुलिपि। ड्यूटी यानी कार्य। ड्यूटी यानी कार्य। ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी अवधि या कालावधि। ड्यूरेशन यानी अवधि या कालावधि। तो आज हमने डी तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ई का देख लेंगे, एफ का देख लेंगे और जी का भी देख लेंगे। अगले वीडियो में हम जी तक देख लेंगे। तब तक हमारी पारिभाषिक शब्दावली जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।